नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के थंबनेल पर आपने वो सवाल देख ही लिया होगा कि क्या इराक को यूएस पूरी तरीके से लूज़ कर चुका है। क्या अब ईरान का इन्फ्लुएंस इराक के ऊपर इतना हो चुका है कि यूएस की अब कुछ नहीं चलने वाली है मिडिल ईस्ट रीजन में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज खबरें ये आ रही हैं कि दो मिलिटेंट ग्रुप्स हुदीस और हमास, जो कि बैक्ड बाय ईरान है, ये तो खैर सब लोग ही जानते हैं, उन दोनों ग्रुप्स ने अपने ऑफिशियल ऑफिसेस खोले हैं बगदाद के अंदर में। और ये जो ऑफिसेस जो खोले हैं वो आज नहीं खोले, वो पिछले 2 महीने से वो ऑफिसेस खोले हुए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उस पूरे ऑफिस की, हालांकि बगदाद की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी इस बारे में, ना ही वहाँ की गवर्नमेंट ने बताया था कि हमास का या हुदीस का कोई ऑफिस खुला है हमारे यहाँ पर। लेकिन ये जो है खबर सामने तब आई जब कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ वहाँ से लीक हुई इराक से, और वो फिर दुनिया के सामने आई। तब पता चला कि हमास ने और हुदीस ने अब अपना ऑफिस इराक के अंदर में खोल लिया है। अब देखो, इराक में आपको पता है कि यूएस प्रेजेंस आज से नहीं, वो सद्दाम हुसैन के टाइम से रही है। तो क्या यूएस की प्रेजेंस होने के बावजूद जो ये ऑफिस खुलना, क्या ये चीज़ संकेतित करता है कि इराक और जो ईरान है, जो कि हमेशा से राइवल कंट्रीज़ रही हैं, इनकी गवर्नमेंट हमेशा से एक दूसरे की राइवल्स रही हैं, क्या अब ये दोनों हाथ मिला चुके हैं और अब फाइनली इराक जो है वो ईरान के साथ बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजिक अलायंस में आ चुका है और यूएस जो है वो फाइनली वेस्ट एशियन रीजन से पूरी तरीके से इररेलेवेंट हो चुका है। तो अगले 10-15 मिनट में समझते हैं कि ये सिनेरियो, ये पूरा एपिसोड क्या है और ये जियोपॉलिटिक्स में किस चेंज को बताता है, किस पावर डायनेमिक्स के चेंज को की तरफ इशारा कर रहा है। अब एग्जैक्टली देखो हुआ क्या है, ये चीज दिखाती क्या है। अगर हमास और हुदीस का ऑफिस खुला है बिकॉज बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बैक्ड बाय ईरान, तो ये चीज़ तो साफ है कि इराक का जो अलायंस है वो अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। बिकॉज अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ये जो छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको ईरान बैक करता है वो मिलिटेंट ग्रुप्स फैलें। और इसीलिए आप देखो कि हमास से वॉर हो रहा है इजराइल का, और उसके बाद भी आप हमास जो है वो ऑफिस खोल रहा है इराक के अंदर में। तो ये चीज़ साफ ये संकेतित करती है कि ईरान जो है वो इराक की गवर्नमेंट के टच में है। और अभी रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली अगर आप देखो तो पिछले वीक में मसूद पेशकियान, जो कि ईरान के अभी नए नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो इराक पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इराक की गवर्नमेंट के साथ में 14 बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन किए। तो ये तो साफ हो गया है कि इराक और ईरान की गवर्नमेंट जो है दे हैव स्टार्टेड टू गेट अलोंग वेरी वेल, और यूएस जो है वो दिन पर दिन वेस्ट एशिया से इररेलेवेंट होते जा रहा है। और ये तो हम पहले भी सुन रहे थे ना कि जिस तरीके की बाइडेन की पूरी वेस्ट एशियन पॉलिसी थी वो धीरे धीरे फेल होती जा रही थी और वो पूरी तरीके से कंप्लीट केओस कर दिया उन्होंने पूरे इसके अंदर में। और इररेलेवेंट वो और भी क्यों हो रहे हैं, उसका पीछे का रीज़न आप समझिएगा कि उनको अब लोगों ने इररेलेवेंट क्यों मान लिया है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री जिसने 6 दिन वॉर, मतलब 6 डेज़ वॉर 1967 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 6 दिनों में उन्होंने सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन 3 बड़ी कंट्रीज़ को हरा दिया। लेकिन अभी पिछले 8 महीने से वो हमास के साथ में एक युद्ध में है, लेकिन वो हमास को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक छोटे से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पसीने छुड़ा दिए हैं यूएस के और इजराइल के, जबकि यूएस की पूरी तरीके से बैकिंग है इजराइल को। ये तो खैर ओपन ट्रूथ है, लेकिन उसके बाद ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए अब एक मैसेज तो पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में जा चुका है दैट यूएस की कोई मोनोपोली नहीं है, या यूएस जो है वो बहुत बड़ा जो पावर, सुपर पावर की तरह उसको देखा जाता था, अब इट हैज़ स्टार्टेड टू बिकम इररेलेवेंट इन मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में इराक और सीरिया का जो एपिसोड है वहाँ पर भी यूएस को कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं मिला, वहाँ पर भी वो कोई प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप करने में फेल रहा। आईसिस के खिलाफ लड़ाई थी, ना आईसिस को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाए, ना अलकायदा को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाए। हालांकि उसके ऊपर अपनी अपनी और कंट्रोवर्शियल और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि इनको खड़ा ही यूएस ने किया है, तमाम वो सब बातें हैं। लेकिन एट द एंड अगर आप देखो तो यूएस लड़ाई लड़ रहा है आईसिस और अलकायदा के खिलाफ एट द प्रेजेंट डे, लेकिन उनको ख़त्म करने में वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया है। इट हैज़ इन्वेस्टेड ह्यूजली ऑन मिडिल ईस्ट, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई सम उनको वापस नहीं मिल पाया है और इसीलिए दे हैव स्टार्टेड टू बिकम इररेलेवेंट। और इसीलिए आप देखोगे कि ईरान के साथ इराक के अच्छे रिलेशंस अब सेटअप होने शुरू हो चुके हैं। अब अगर यूएस के आप देखो तो यूएस पूरी तरीके से बाहर नहीं आया इराक के, अभी भी पिछले 20 साल से वो इराक के अंदर है और अभी भी कहा जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स हैं, वो इराक में ही मौजूद हैं। लेकिन वो ट्रूप्स सबसे छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं वो आईसिस के खिलाफ या अलकायदा के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनकी संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। और अब यूएस भी अपना मन बना चुका है वहाँ से वापस आने का, इराक और सीरिया दोनों से वापस आने का उसने मन बना लिया है। लेकिन ये समझना है कि ये इराक का हमेशा ऐसा क्यों रहता है। देखो, इराक का अगर आप हिस्ट्री देखोगे
तो ईरान और यूएस के बीच में चूज़ करने में हमेशा कभी इस साइड तो कभी इस साइड वो टिल्ट करते रहती है। प्रॉब्लम क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पिछले 20 सालों में आप देखो, पिछले 20 साल से भी पहले के टाइम में आप जाओ, जो सद्दाम हुसैन का टाइम था, उस टाइम पर आप देखोगे कि इराक और ईरान का वॉर हुआ था और वो वॉर 8 साल चला था। और उस वॉर में यूएस जो है वो पूरी तरीके से सद्दाम हुसैन को पहले सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद सपोर्ट करने के बाद उस वॉर के दौरान ही बीच में ही सद्दाम हुसैन को यूएस का असली चेहरा दिख जाता है, जो डबल फेस्ड है, और एक स्कैंडल एक्चुअल में बाहर आ गया होता है, जिसके बाद रोनाल्ड रीगन की जो गवर्नमेंट है वो भी गिर जाती है। उसका नाम था ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। बेसिकली वो स्कैंडल में ये निकला था कि यूएस की गवर्नमेंट ने ईरान को कुछ हथियार बेचे हैं इस वॉर के लिए जो इराक के साथ लड़ रहा है, और ऑफिशियली वो इराक को सपोर्ट करे। तो इसके बाद जो है पूरा मन जो है सद्दाम हुसैन का बदल जाता है, और फिर वो इतने डेट में भी आ गए होते हैं कि वो कुवैत पर अटैक कर देते हैं, और उसके बाद आपको पूरा एपिसोड पता है कि यूएस ने उसके बाद क्या किया। तो यहाँ पर सद्दाम हुसैन को एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर दिया था यूएस ने कि भाई देखो, इराक में कोई भी गवर्नमेंट आएगी, अगर वो यूएस के साथ मिल करके काम नहीं करेगी तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा, और उस जो भी पर्सन है जो रूल कर रहा है उसको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के। सेम एग्जाम्पल के तौर पर आप गद्दाफी का एपिसोड ले लीजिए लीबिया में। तो इस तरीके से तमाम एग्जाम्पल जो है वो यूएस ने अब तक सेट कर रखे थे। तो अब कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती थी इराक के अंदर, तो उनके पास एक डर तो ये होता था कि भाई यूएस के साथ अगर मिल करके काम नहीं किया तो सरकार चला ही नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ है ईरान। अब देखो ईरान का क्या है कि ईरान के पास ईरान के पास जो ये पावर आई है वो ग्रेजुअली आई है, कोई एक्यूमुलेटेड पावर नहीं थी। जब 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी मिलिशियाज बनाई, उन्होंने पावर जो है वो सेटअप किया है। आज की डेट में ईरान के पास छोटे छोटे मिलिशियाज के थ्रू इतनी पावर है कि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में छोटे छोटे शियाइट मिलिशियाज खड़ा कर रखे हैं। जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में ठीक ठाक शिया पॉपुलेशन है वहाँ पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी शियाइट मिलिशियाज खड़ी कर रखे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीरिया, और उसी तरीके का एग्जाम्पल है इराक में भी ठीक ठाक शिया पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी मिलिशियाज खड़ी कर रखी हैं, और उन मिलिशियाज के पास ठीक ठाक सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट भी है और लैंड सपोर्ट भी है, आर्म सपोर्ट भी है। तो अब वो शिया मिलिशियाज से भी वो पंगे नहीं ले सकते गवर्नमेंट, क्योंकि वो मिलिशियाज जो है वो इनके खिलाफ रिबेल करना शुरू कर देंगी, और उसके बाद सरकार चलाना और मुश्किल हो जाएगा, या सरकार गिरा भी सकता है ईरान। तो मतलब ईरान और यूएस दोनों के पास एक टाइम पर यह पावर थी कि ये सरकार आपकी गिरा सकते हैं, और इसीलिए आप इराक का शिफ्ट देखोगे कभी ईरान की तरफ कभी यूएस की तरफ, वो बैलेंसिंग शिफ्ट होता था। लेकिन आज की डेट में जब से यूएस इररिलेवेंट हुआ है, तब से ईरान का जो पूरा सपोर्ट है वो इराक की तरफ बढ़ गया है, और इराक भी अब टिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ईरान की तरफ। तो नाउ ईरान इज़ टेकिंग ओवर द वेस्ट एशियन रीजन फ्रॉम द यूएस। अब ईरान को समझिए आपकी वो करना क्या चाह रहा है, बेसिकली अपनी छोटी छोटी मिलिशियाज से वो इस पूरे वेस्ट एशिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है बहुत स्मार्टली। देखिए यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर हिजबुल्लाह मौजूद है, उसके बाद आप यमन में चली जाइए, यमन में आपको हुदीस मौजूद है। तो इन डॉट्स को आप कनेक्ट कर दो, यहाँ पर ईरान खुद ही है, और उसके बाद फिर सीरिया के अंदर हैं ही वो, और फिर इराक के अंदर हैं ही वो। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि इस तरीके से वो पूरे वेस्ट एशियन रीजन को एक तरीके से ये एनसर्कल कर रहे हैं, धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी ठीक ठाक शिया पॉपुलेशन है वहाँ पर ये अपनी शियाइट मिलिशियाज को खड़ा करके वो पूरे युद्ध को लड़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये पूरा वेस्ट एशियन जो रीजन है उसको यूएस से ये वापस लेते जा रहे हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द यूएस पॉलिसी कि यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्यों यूएस इसमें रिपेल नहीं कर पा रहा है। रिपेल नहीं कर पाने का रीज़न ये है क्यों है, क्योंकि अब यूएस को सच्चाई पता चल चुकी है। दिल को सुकून देने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, जो ख्याल लेके यूएस गया था अब उनको समझ में आ चुका है कि भाई अपने बस की बात नहीं है ये। अब देखो वो पिछले 20 साल से पूरा लड़ाई लड़ रहे हो, सद्दाम हुसैन के टाइम से ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और मतलब उनको करना क्या चाहिए था कि सद्दाम हुसैन को हराने के बाद दे शुड हैव कम बैक, बट क्योंकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो वो वहाँ पर रुक जाते हैं इराक के अंदर में, अपनी ट्रूप्स को वहाँ पर छोड़ देते हैं, और फिर अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी के तहत वहाँ पर बहुत ह्यूजली इन्वेस्ट भी किया है यूएस ने। लेकिन उन इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो है वो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ज़ीरो निकला आज की डेट में। और अगर आप देखो कि जो अफगानिस्तान का एपिसोड हुआ है उसके बाद तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है कि इन जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनसे जीतना बहुत मुश्किल है, ये बात यूएस को समझ में आ चुका है। देखिए जब आप कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर करना, सद्दाम हुसैन वॉज अ डिक्टेटर, पूरी आर्मी थी उसके पास, और वो कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर है एक तरीके से जो कि हो रहा था सद्दाम हुसैन के साथ में, तो इसलिए उन्होंने उसको हरा दिया बिकॉज दे आर बिगर पावर इन टर्म्स ऑफ आर्मी ऑब्वियसली। फिर आप देखिए कि कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया यूएस ने, पूरी तरीके से जापान को जब नहीं हरा पाए तो एटम बम ड्रॉप कर दिया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं।
जहाँ पर कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर में आपको जीतते हुए ये लोग नजर आएंगे। जैसे इजराइल को आप देखो, इजराइल फॉर एग्जांपल इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों कंट्रीज को एक झटके में हरा देता है 6 दिन के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर है, वो कोई इंसर्जेंट ग्रुप्स नहीं है इजिप्ट और सीरिया और ये लोग, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लड़ाई हो रही है वहाँ पर। लेकिन ये अलकायदा, ये आइसिस, ये छोटे छोटे हमास, ये हुदीस, ये सब इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। दे विल हाइड इन देयर हाइड आउट, उसके बाद फिर ये टीम अप करेंगे और फिर बाहर आएंगे। एंड इनको क्या है, जबरदस्त लोकल सपोर्ट है। ये उनको अफगानिस्तान से ही समझ में आ चुका है कि जब तक इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास लोकल सपोर्ट रहेगा, इनको हरा पाना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप बस क्या कर सकते हो, इनके ऊपर बहुत सीरियस क्रैकडाउन कर सकते हो और इनको एक एरिया तक सीमित करके रख सकते हो। ये बात यूएस की अब समझ में आ चुका है। अब आप इसीलिए देखो ना कि इजराइल जो है वो हमास को पिछले 8 महीने से हरा रहा है, और हर बार हरा करके, हर बार बॉम्बार्डिंग करके इजराइल आता है और सामने और कहता है कि हमने हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। फिर क्या होता है, 1 महीने बाद एक दूसरा छोटे 10-12 लड़कों का ग्रुप फिर अटैक कर देता है कहीं पर। तो वो एम्बेडेड है उनकी आइडियोलॉजी में, और वो इसीलिए उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो चलती रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए अब यूएस को समझ में आ चुका है कि इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को हरा पाना पूरी तरीके से, आप ये डिक्लेयर कर पाओ कि भाई हमने ये वॉर जीत लिया है, पूरी तरीके से हमने इनको ख़त्म कर दिया है, वो नहीं हो सकता है। और ये बात अब उनको समझ में आ चुकी है। इसीलिए इराक और सीरिया दोनों की पॉलिसीज़ में आप देखोगे मेजर चेंज आया है यूएस में, और अब वो अपनी ट्रूप्स को वहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए रख रहे हैं, लिमिटेड ट्रूप्स रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और ट्रूप्स भी है वो बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल ऑपरेशंस वहाँ पर नहीं करती। जहाँ पर ज़रूरत है, जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर, उनको सिर्फ सेफगार्ड करती हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है उससे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिडिल ईस्ट पॉलिसी चेंजेस जो यूएस ने की है, और इसीलिए अब इराक जो है वो पूरी तरीके से, आप मान के चलिए, पूरी तरीके से वो ईरान के हाथ में जा चुका है, या वेस्ट एशियन रीजन बाय एंड लार्ज जो है वो अभी फिलहाल ईरान के हाथों में आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पावर थ्रू दी मिलिशियाज। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है। अनअकैडमी ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो प्लान किया है, जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, यानी कि UCSC। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इसमें 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, प्लस आपको कुछ बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि आप फोटो में यहाँ पर देख रहे होगे। कुछ बच्चों ने ये रिवॉर्ड्स पिछले कुछ सालों में जीते भी हैं। तो ये जो पूरा स्कॉलरशिप टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 22 तारीख को होगा ये स्कॉलरशिप टेस्ट। 11 सितंबर को, 22 सितंबर को 11 बजे होगा सुबह और 5 बजे शाम को। तो 2 टाइम पर ये टेस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप जरूर से अपना रजिस्टर कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।